स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या स्टडी किया हुआ था? पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। कल हम लोगों का जो टॉपिक था वो था पादप भ्रूण विज्ञान। तो पादप भ्रूण विज्ञान के भारतीय जनक का नाम बताइए। पी महेश्वरी। ठीक। तो इसमें हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ा था, पुष्पों के बारे में पढ़ा था, गैमेटोजेनेसिस और स्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ा था। आज हम एक न्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है टिश्यू। ऊतक नाम सुना होगा। टिश्यू, टिश्यू इसे हम कहते हैं ऊतक। ऊतक, टिश्यू। तो ये हमारी आज की टॉपिक है, टिश्यू, ऊतक। तो क्या आप बता सकते हैं कि टिश्यू ऊतक किसे कहते हैं? किसी को कोई आइडिया? ऊतक क्या होता है? हाँ, नहीं आइडिया। चलिए, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ठीक। अगर कोशिका ना हो तो ऊतक का निर्माण ही नहीं होगा, टिश्यू का निर्माण ही नहीं होगा। तो कोशिकाओं के समूह को जो कार्य में समान हो उसे हम ऊतक कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ सेल which are similar in their structure and function is called tissue। इसको इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं और हिंदी में कहते हैं कि कोशिकाओं का वह समूह जो कार्य में और संरचना में समान होता है उसे हम ऊतक कहते हैं। क्लियर? अगला प्रश्न यह है कि ऊतक टिश्यू का अध्ययन किस विज्ञान में करते हैं? अभी बहुत सारे हम लोग विज्ञान के बारे में पढ़ते आए हैं कि इस चीज़ को किस किस विज्ञान में करते हैं। तो ये भी प्रश्न पूछा गया हुआ है कि ऊतक, टिश्यू का अध्ययन किस विज्ञान में करते हैं? तो टिश्यू का अध्ययन जो हम लोग करते हैं उस विज्ञान का नाम है हिस्टोलॉजी। औतकी विज्ञान, औतिक विज्ञान या औतकी विज्ञान इसको हम कहते हैं। तो ऊतकों का अध्ययन जिस विज्ञान में करते हैं उस विज्ञान को कहते हैं हिस्टोलॉजी। क्लियर? ऊतक विज्ञान या औतिक विज्ञान कहते हैं इसको हम। क्लियर? अब अगला प्रश्न ये है कि ऊतक यानी हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी शब्द सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने दिया? टर्म यानी हिस्टोलॉजी जो टर्म है वो सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने दिया? तो हिस्टोलॉजी टर्म सर्वप्रथम मेयर नामक वैज्ञानिक ने दिया। एक वैज्ञानिक का नाम है मेयर। इन्होंने सर्वप्रथम ऊतक शब्द को प्रतिपादित किया। अगला प्रश्न ये है कि ऊतक विज्ञान के संस्थापक, देखिए फादर अलग होते हैं, जनक अलग होते हैं और संस्थापक अलग होते हैं। ठीक है, संस्थापक पूछेगा तो फादर का नहीं उसमें ऐड करना है। यानी फाउंडर, फाउंडर माने संस्थापक, फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी, फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी, फाउंडर माने संस्थापक, यानी हिस्टोलॉजी के संस्थापक किसे कहा जाता है? तो ऊतक विज्ञान के जो संस्थापक हैं उनका नाम है मार्सिलो मेलपीगी। मार्सिलो मेलपीगी ऊतक विज्ञान के संस्थापक माने जाते हैं। क्लियर? अब अगला प्रश्न, तो फिर हिस्टोलॉजी के पिता किसे कहा जाता है? अलग हो जाएंगे ये। अगला हो जाएगा प्रश्न फादर, जनक। अब ये जनक हो गया। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी बाइचेट को कहा जाता है। बाइचेट को, ये पिता हैं, ये जनक हैं। हिस्टोलॉजी के जो जनक हैं बाइचेट हैं, और जो हिस्टोलॉजी के संस्थापक हैं वो मार्सिलो मेलपीगी हैं। और हिस्टोलॉजी टर्म मतलब शब्द, हिस्टोलॉजी शब्द किसने दिया? उनका नाम मेयर होगा। ये देखो तीनों वैज्ञानिकों में अलग अलग है, इसलिए बारीकी से इनको जानना है, क्योंकि अगर हल्का सा भी गलत हुआ तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। टर्म अलग होते हैं, संस्थापक अलग होते हैं और वैज्ञानिक जनक अलग होते हैं। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? अच्छा, जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं वो टिश्यूज़ मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक तो पादप ऊतक होता है, दूसरा जंतु ऊतक होता है। क्लियर? तो
अभी हम लोग प्रेजेंट टाइम में सबसे पहले प्लांट टिश्यू की स्टडी करेंगे, पादप ऊतक का अध्ययन करेंगे, उसके बाद फर्दर हम आगे बढ़ते जाएंगे। अच्छा, ऊतक हमने बताया कि कोशिकाओं के समूह आपस में मिल करके ऊतक बनाते हैं। यानी अगर सेल आगे चल करके टिश्यू का निर्माण करता है, ऊतक का निर्माण करता है, ठीक है। ऊतक आगे चल करके कई सारी कोशिकाएं जब मिलेंगी तो ऊतक का निर्माण होगा, और जब ऊतक का निर्माण होगा तो ये ऊतक आगे चल करके अंगों का निर्माण करेगा, ऑर्गन का निर्माण करेगा। ऑर्गन माने अंगों का, शरीर के अंगों का निर्माण करेगा। तो हमारे शरीर के अंगों का निर्माण या जीवों के शरीर के अंगों का निर्माण ऊतक से होता, ना कि कोशिका से होता है, क्योंकि कोशिकाओं का समूह ऊतक बना लेता है और ऊतक आगे चल करके अंगों का निर्माण करता है, और अंग आगे चल करके अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। कई सारे अंग जब बन जाएंगे तो कई सारे अंगों का अध्ययन जिस तंत्र में करते हैं उसको अंग तंत्र कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। ये बना लेते हैं, यही इसका कॉन्सेप्ट है। क्लियर? तो कोशिका मिल करके ऊतक बनाएंगे, ऊतक आगे चल करके अंगों का निर्माण करेगा, और अंग आगे चल करके अंग तंत्र बना लेंगे, ऑर्गन सिस्टम बना लेंगे। ये इसका सीक्वेंस है। कभी कभी सीक्वेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये श्रृंखला दे देगा और पूछेगा इसमें सही श्रृंखला क्या है, तो यही होगा सही श्रृंखला। क्लियर हो गया? तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले पादप ऊतक, प्लांट टिश्यूज। पादप ऊतक, प्लांट टिश्यू, पादप ऊतक। क्लियर? पादप ऊतक जंतु ऊतक से भिन्न है। क्यों भिन्न है? किसी को कोई आइडिया? पादप ऊतक जंतु कोशिका से भिन्न है। क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं कि जितने भी प्लांट्स होते हैं उसमें मूवमेंट नहीं होता है, गति नहीं करते हैं, वो एक पोजीशन पे फिक्स होते हैं। लेकिन जो जंतु होते हैं उसमें गति भी होता है और किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे फिक्स नहीं होते हैं। क्लियर? जब इन दोनों में इस प्रकार का अंतर है तो इनके ऊतकों में भी अंतर होगा। तो पादप ऊतक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पादप जो ऊतक होते हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक को तो हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब होता है विभाज्योतक ऊतक, जिसमें विभाजन की क्षमता पाई जाए, इसको हम कहते हैं विभाज्योतक ऊतक, विभाजन होने की क्षमता। और दूसरे को हम कहते हैं अस्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू, अस्थायी ऊतक, जिसमें विभाजन की क्षमता ना पाई जाए। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पादप ऊतक में वो कौन सा ऊतक है जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है? परमानेंट टिश्यू में। अस्थायी ऊतक में विभाजन नहीं होगा। विभाजन किस में होगा? विभाज्योतक ऊतक में। नाम से ही स्पष्ट है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ही विभाजन होगा, इसमें विभाजन नहीं होगा। ये अंतर दोनों में समझ में आ गया? मतलब ये हुआ कि इसमें डिवीज़न होगा। कौन सा डिवीज़न? सेल डिवीज़न, कोशिका विभाजन अकर्स। इसमें कोशिका विभाजन होगा और इसमें सेल डिवीज़न नहीं होगा। सेल डिवीज़न नहीं होगा, डज नॉट अकर। सेल डिवीजन डज नॉट अकर। इसमें हमारा कोशिका विभाजन होगा और इसमें कोशिका विभाजन नहीं होगा। ये दोनों में अंतर है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे चल करके जो हमारा विभाज्योतक ऊतक है वो 3 भागों में बढ़ जाता है। ये फिर आगे चल करके 3 भागों में बढ़ जाएगा। एक को हम कहते हैं सबसे ऊपर वाला ऊतक, एपिकल टिश्यू। एपिकल टिश्यू, शीर्षाश ऊतक जो सबसे ऊपर होगा। दूसरे को हम कहेंगे इंटर कैलेरी टिश्यू। इंटर कैलेरी टिश्यू। तीसरे को हम कहेंगे पार्श्वीय ऊतक, लैटरल टिश्यू। लैटरल टिश्यू। तो देखिए, शीर्ष ऊतक, अंतर्वेशी ऊतक,
पार्श्वीय ऊतक। तो हमारे विभाज्योतक ऊतक जो होंगे वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होंगे। एक को हम कहेंगे शीर्ष ऊतक, एपिकल, एपिकल मतलब टॉप वाला पार्ट जो होगा, शीर्षाद ऊतक, इसको कहेंगे हम इंटरकैलेरी, ठीक। और ये हमारा लैटरल ऊतक, पार्श्वीय ऊतक। तो विभाज्योतक ऊतक मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। और फिर हम आगे चलते हैं परमानेंट टिश्यू पे, अस्थायी ऊतक पे। अस्थायी ऊतक आगे चल करके 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं सिंपल टिश्यू, साधारण ऊतक, और दूसरे को कहते हैं जटिल ऊतक, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो हमारे अस्थायी ऊतक आगे चल करके 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं, साधारण ऊतक और दूसरा हमारा है जटिल ऊतक, ठीक। फिर ये जो साधारण ऊतक हैं ये आगे चल करके फिर 3 भागों में विभाजित हो जाते हैं। ये साधारण ऊतक आगे चल करके फिर 3 भागों में विभाजित हो जाएंगे। एक को हम कहेंगे पैरेन्काइमा, दूसरे को कहेंगे कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा, तीसरे को कहेंगे स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तो ये हमारे जो साधारण ऊतक हैं, साधारण अस्थायी ऊतक हैं, ये मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित हो जाते हैं। फिर आगे चल करके जो हमारे जटिल ऊतक हैं वो 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं। एक को कहेंगे जाइलम, नाम सुना होगा, और दूसरे को कहेंगे फ्लोएम, फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं ये जटिल ऊतक के भाग होते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू के भाग होते हैं। और हमारे साधारण ऊतक के जो भाग होते हैं वो 3 हैं। एक तो हमारा है पैरेन्काइमा, दूसरा है कोलेनकाइमा और तीसरा है स्क्लेरेनकाइमा। इन तीनों का कार्य अलग अलग होता है, ठीक। अब आइए हम बात करते हैं विभाज्योतक ऊतक के बारे में, क्लियर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, कि विभाज्योतक ऊतक में सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन होगा और इसमें कोशिका विभाजन नहीं होगा। एपिकल टिश्यू, आइए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम ऊतक का। मान लीजिए एक पादप ऊतक का यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है ऐसे करके, पादप ऊतक का, ठीक। यहाँ पे सपोज ये लीफ सूप्स निकली हुई है, ऐसे यहाँ पे कुछ पत्तियाँ निकली हुई हैं, क्लियर। ये एक ऊतक है, टॉप पे होगा यानी जड़ या तना, जड़ या ये जितने भी शीर्षाद ऊतक होते हैं, एपिकल टिश्यू होते हैं, ये जड़ और तना के ऊपरी हिस्से पे होते हैं, ऊपरी भाग पे होते हैं, क्लियर। तो इसमें देखिए कहाँ कहाँ है, मान लीजिए कि ये तना है या तने का एक सेक्शन कटा हुआ है, तो ये हमारा एपिकल टिश्यू होगा। यहाँ जहाँ से ये पत्ती निकल रही है, इस पत्ती पे यहाँ इस जगह पे देखेंगे एक नॉट, एक गांठ होगा, क्लियर। इसी को हम कहते हैं इंटरकैलेरी, ये हमारी इंटरकैलेरी होगी, इंटरकैलेरी। और एकदम नीचे हमारा पार्श्वीय ऊतक होगा, लैटरल टिश्यू होगा। तो टिश्यूज ऊतकों का विन्यास इसी प्रकार से होता है, ऊतकों का जो पोजीशन होता है वो इसी प्रकार से होता है। अब प्रश्न ये है कि जो शीर्षाद ऊतक होते हैं, एपिकल टिश्यू होते हैं, इनका कार्य क्या है। जो एपिकल टिश्यू होते हैं ये जड़ या तना, जड़ और तने के ऊपरी भाग में पाए जाते हैं और ये उसको लंबाई में वृद्धि कराते हैं। याद रखिएगा, ये लेंथ में वृद्धि कराएगा, लंबाई में वृद्धि कराता है। लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, इन तीनों में बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, पूछ लेगा कौन लंबाई में वृद्धि कराता है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो जान लीजिएगा कि जो शीर्षाद ऊतक होते हैं वो जड़ या तने को लंबाई में वृद्धि कराने में सहयोग करते हैं, एपिकल टिश्यू। दूसरा हमारा जो भाग है वो इंटरकैलेरी टिश्यू है, जो जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं, ठीक है, उसमें जो गांठें पाई जाती हैं ना, जहाँ पत्ती लगी हुई होगी उसका डंठल, उसी गांठ को हम इंटरकैलेरी या इंटरनोड भी कहते हैं। इसको हम एक नाम से और भी बुला सकते हैं, उसको हम इंटरनोड भी कहते हैं, इंटरनोड कहते हैं, क्लियर। अब ये क्या करेगा, इंटरकैलेरी ये क्या करता है कि जड़ या तना को, क्लियर, उसके व्यास में वृद्धि कराएगा, मोटाई में वृद्धि कराता है,
पौधा उसका जड़ कितना मोटा होगा, उसका तना कितना मोटा होगा, उसके वृद्धि कराने में ये सहयोग करता है। तीसरा जो हमारा पार्श्वीय ऊतक होता है, ये जड़ और तना के पार्श्वीय भागों में पाए जाते हैं, पक्ष भागों में पाए जाते हैं। क्लियर? और ये जड़ और तना के पक्ष भागों में पाए जाते हैं और उसके वृद्धि में सहयोग करते हैं, उसके लंबाई के वृद्धि में सहयोग करते हैं। जड़ और तना में जो हमारे रूट हेयर्स निकले हुए होते हैं, रोम निकले हुए होते हैं, उसके वृद्धि में सहयोग करता है हमारा क्या? पार्श्वीय ऊतक। क्लियर हो गई ये चीज़ बात कि इन तीनों ऊतकों का क्या क्या कार्य है। अब हम बात करते हैं साधारण अस्थायी ऊतक की। साधारण अस्थायी ऊतक जो होते हैं हमारे तीन होते हैं, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। इस पर यह प्रश्न पूछा गया है कि इन तीनों ऊतक में वो कौन सा ऊतक है जो जीवित कोशिका है? दोनों जीवित कोशिका हैं, ये दोनों। और मृत कोशिका कौन है? एक ही मृत कोशिका है, डेड सेल है, स्क्लेरेनकाइमा। इस पे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनमें से वो कौन सी कोशिका है जो मृत कोशिका है, डेड सेल है, वो एक ही है, स्क्लेरेनकाइमा। बाकी ये दोनों लिविंग सेल्स हैं, ये दोनों जीवित कोशिकाएं हैं और ये मृत कोशिकाएं हैं, डेड सेल्स है। ठीक। अब सबसे पहले तो हम ये पाए कहाँ जाते हैं, इनकी पोजीशन क्या होती है, इस पे चर्चा कर लेते हैं। हमारा जो पैरेनकाइमा है, पैरेनकाइमा जड़, तना, पत्तियों, इन भागों पर पाए जाते हैं। ठीक। पैरेनकाइमा क्या करता है कि जड़, तने और पत्तियों में भोज्य पदार्थों को संचित करने में सहयोग करता है। जो भी भोज्य पदार्थ हैं वो भोज्य पदार्थ एक पर्टिकुलर पोजीशन पे इकट्ठा होते हैं, उनको इकट्ठा कराने में हमारा पैरेनकाइमा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्लियर? अगला है कोलेनकाइमा। ये भी एक जीवित कोशिका है, ये भी जड़, तना और पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है। लेकिन ये क्या करता है, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ये दोनों जड़, तना, पत्तियों में पाए जाएंगे ये भी, लेकिन इनका कार्य अलग है। ये क्या करते हैं कि पौधों को यांत्रिकी सहायता प्रदान करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। पौधों के तने को, पौधों के जड़ों को, पौधों की पत्तियों को यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं, जिससे इनकी पत्तियां जो है इधर उधर ना जाने पाए एक सही पोजीशन या एक सही डायरेक्शन में ही जाए। तो ये दोनों पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। और पैरेनकाइमा जो होता है वो जड़ों, तनों में भोज्य पदार्थों को संचित करने का काम करता है। यही तीनों में अंतर है। पूछ लेगा कि इनमें कौन है जो जड़, तना में भोज्य पदार्थ को संचित करने में सहयोग करता है, तो ये हमारा पैरेनकाइमा ही है। ये दोनों मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ये दोनों यांत्रिकी सहायता देते हैं पौधों को। अगला हमारा है जटिल ऊतक। जटिल ऊतक हम जाइलम और फ्लोएम होते हैं। अच्छा, जाइलम का तो कार्य हम जानते ही हैं कि जाइलम क्या करता है कि जड़ों में जो खनिज लवण या मिनरल्स या जल जो अवशोषित हो जाते हैं उन्हें ऊपर की तरफ ले जाने का काम करता है, पत्तियों तक की तरफ ले जाने का कार्य करता है। और पत्तियों में ही भोज्य पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है। जब पत्तियों में भोज्य पदार्थ बन जाता है तो वो भोज्य पदार्थ को पौधों के विभिन्न भागों को स्थानांतरित करने का काम फ्लोएम करता है। भोज्य पदार्थों को एक भाग से एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजने का काम फ्लोएम करता है। और जाइलम क्या करता है, जड़ से जल और खनिज लवणों को ऊपर की तरफ लेके जाता है। ठीक। लेकिन अब यहीं तक ये चीज़ सीमित नहीं है, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम अलग अलग कोशिकाओं से, अलग अलग नलिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो कभी कभी इनके कंपोजिशन पे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जाइलम में कौन कौन से कंपोनेंट हैं, कौन कौन से घटक हैं, या जाइलम के घटक इनमें से कौन है, या फ्लोएम का घटक इनमें से कौन है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो जाइलम के जो घटक होते हैं और फ्लोएम के, इस पे प्रश्न पूछा जा सकता है। जो हमारे जाइलम के घटक होंगे वो हमारे वेजल्स होंगे, नलिकाएं होंगी, वेजल्स होंगे। ट्रैकिट्स एक नाम होता है, ट्रैकिट्स होगा, ट्रैकिट्स होगा। और अगला होगा जाइलम पैरेनकाइमा, जाइलम पैरेनकाइमा।
इन चीज़ों से मिल करके जाइलम का निर्माण होता है। तो ये सब हमारे जाइलम के घटक हैं। तो पूछ लेगा ट्रैकिट्स दे देगा, वेजल्स दे देगा, या जाइलम पैरेन्काइमा दे देगा, और पूछ लेगा कि इसमें से जाइलम का घटक कौन है। फ्लोएम के जो घटक होते हैं वो हमारे कंपेनियन कोशिकाएं होती हैं, कंपेनियन सेल्स होते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो ये जो होते हैं ये फ्लोएम के घटक होते हैं। फ्लोएम इन चीज़ों से मिलकर के बना होता है। तो घटक पर भी, उसके कंपोनेंट्स पे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जाइलम का घटक क्या है और फ्लोएम का घटक क्या है। क्लियर हो गई? इसमें से कोई भी एक दे देगा, पूछ लेगा किसका घटक है, लिख देगा उसमें, या पूछ लिया कि जाइलम का इसमें से कौन सा घटक है। एक नाम ट्रैकिट्स दे देगा, 3 नाम ये दे देगा, एक कोई और दे देगा। तो ट्रैकिट्स वेजल्स, वेजल्स मतलब नलिकाएं होती हैं, और हमारा जाइलम पैर, इससे बन गया जाइलम पैरेन्काइमा, और इससे बन गया फ्लोएम पैरेन्काइमा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? इसमें कोई कन्फ्यूज़न? ठीक। हम पढ़ रहे हैं ऊतक के बारे में, क्योंकि आगे चल करके अभी हमें जंतु ऊतक का भी अध्ययन करना है। तो ये तो हमने कुछ समरी पढ़ ली पादप ऊतक के बारे में। अच्छा, ये बताइए कि हमारे शरीर में वो कौन सा अंग है जो शरीर की सारी क्रियाओं को नियंत्रण करता है? ब्रेन, मस्तिष्क, मस्तिष्क ही है। ठीक। अच्छा, ये बताइए कि जब भी कोई सपोज महिलाएं हैं वो रोटी बनाती हैं और तावा बहुत ज़्यादा गर्म हो, तो एक बैग ऐसे पलटे पलटे जल नहीं जाता हाथ, तो हाथ को आप ऐसे कर लेती हैं। या कोई फ्लावर तोड़ने गई हैं, रोज़ का या किसी का जो कटीले वाले फ्लावर्स हैं, अगर कांटा चुभ जाता तो आप हाथ ऐसे कर लेती हैं। ये जानती है क्यों होता है? हाँ बताइए। हाँ, यानी न्यूरॉन्स के माध्यम से, तंत्रिकाओं के माध्यम से सारी चीज़ें होती हैं। ठीक। अब यहीं पे इसका कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं। मान लीजिए कि कोई आपको जर्क लगा, जर्क माने कोई भी झटका। अब वो झटका हो सकता है तावे पे हाथ पड़ जाए, या कांटा चुभ जाए, क्लियर, या फिर आप हिल एरिया में, जो पहाड़ी एरिया है वहाँ छोटी छोटी ट्रेनें चलती हैं, तो जब पहाड़ पे चढ़ती हैं ऐसे ऐसे करके तो झटका लेता है शरीर। क्लियर। मान लीजिए आपको कोई झटका लगा, तो सबसे पहले झटके को आपके शरीर का कौन सा भाग ग्रहण करेगा? स्किन, त्वचा ही करेगी? ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले इस जर्क को, इस झटके को हमारी त्वचा, स्किन ने ग्रहण किया। भाई अगर हम तावा पे हाथ पड़ गया तो स्किन ही उसको एहसास कराएगा, स्किन पे ही सबसे पहला वो घात जो है स्किन को ही ग्रहण करेगा। अब जब किसी भी प्रकार के झटके को त्वचा ने ग्रहण किया तो सर्वप्रथम त्वचा क्या करेगा कि इसको मैसेज कर देगा? नहीं, इसको मैसेज करेगा अभी बता रहे हैं डेंड्राइट्स क्या है। डेंड्राइट्स के माध्यम से इसको मैसेज कर देगा साइटोन को, और साइटोन फौरन मैसेज कर देगा एक्सॉन को। भी बता रहे हैं साइटोन एक्सॉन क्या है। और ये एक्सॉन मोटर आर्गन, शरीर के जो बड़े अंग हैं उसे मोटर आर्गन कहते हैं। मोटर अंग, शरीर के बड़े अंगों को, उसके माध्यम से ये प्रभावित होने वाले अंगों को प्रभावित कर देगा। जैसे मान लीजिए कि त्वचा ने तो ग्रहण किया, लेकिन हमने हाथ ऐसे किया तो हमारा क्या प्रभावित हुआ? मांसपेशी प्रभावित हुई ना, ये टाइट हो गया ना, मसल्स, तो ये मसल्स हमारी प्रभावित हो जाएगी, मांसपेशियाँ। तो ग्राही कौन था? त्वचा। तो त्वचा हो गई हमारी रिसीवर, ग्राही हो गई। प्रभावित कौन हुआ? मांसपेशी। तो ये हो गई इफेक्टर, प्रभावित होने वाला अंग इफेक्टर हो गया। ये इतनी प्रक्रियाएं विद इन नैनो सेकेंड हो जाती हैं, हम पता ही नहीं चलता, और तावे पे पड़ा कि ऐसे कर लिए, और इतनी ही देर में ये सारी क्रियाएं हो जाती हैं और हमारा प्रभावित होने वाले अंग वहाँ से हट जाते हैं, और जो अंग प्रभावित होने वाले होती हैं वो प्रभावित हो जाती हैं। जैसे आपको कांटा चुभा, आपने हाथ ऐसे किया तो ये मांसपेशियाँ जो हैं ये प्रभावित हुई, आपने ऐसे किया तो इस पर अफेक्ट हुआ। इसी तरीके से तावे पे अगर हाथ पड़ जाए
तो भी हमारी मांसपेशियां जो होंगी वो प्रभावित होंगी। आइए, हमारे शरीर में न्यूरॉन्स कितने होते हैं? तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की इकाई को, यहाँ भी हम तंत्रिका तंत्र डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, उत्तक में छोटा सा पोर्शन दिया हुआ है इसलिए हम इस पर डिस्कस कर ले रहे हैं। तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। हमारे शरीर में कितने न्यूरॉन हैं? मिलियंस न्यूरॉन हैं, अनगिनत न्यूरॉन्स हैं हमारे शरीर में, जो सूचनाओं को एक शरीर के अंग से दूसरे अंग पर ले जाने का काम करते हैं। तो हमारे शरीर में बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं और तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। अब हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं एक न्यूरॉन का, सिंगल न्यूरॉन का, और हमारे शरीर में मिलियंस न्यूरॉन्स हैं। तो आइए बना लेते हैं एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। यहाँ पे एक पार्टिकुलर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। यहाँ पे ये हमारा एक न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन है। ये देखिए, ये एक पर्टिकुलर न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन की संरचना है। और न्यूरॉन किसकी इकाई अभी बताए हैं? तंत्रिका तंत्र की। तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन कहते हैं और ये एक सिंगल न्यूरॉन है। अब देखिए, अब न्यूरॉन के हम भाग लिख लेते हैं। ये जो रोम जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसी को हम कहते हैं डेंड्राइट्स। वही जो भी हमने लिखा है इसी को हम डेंड्राइट्स कहते हैं। और जो इसके अंदर ये आपको भाग दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं केंद्रक, तंत्रिका केंद्रक। इसको हम कहते हैं तंत्रिका केंद्रक, नर्व न्यूक्लियस, नर्व न्यूक्लियस, तंत्रिका केंद्रक। ये जो हमारा भाग है इसको हम कहते हैं साइटोन और इस वाले भाग को हम कहते हैं एक्सॉन। अभी जो यहाँ पे साइटोन और एक्सॉन को दिखाया गया है, क्लियर? ये जो हमारा भाग है इसको हम कहते हैं नर्व इंडिंग, नर्व इंडिंग, या इसी का एक नाम और है सिनैप्टिक क्लिफ्ट भी कहते हैं। सिनैप्टिक क्लिफ्ट भी इसी को बोला जाता है, क्लियर? अब प्रश्न ये पूछा जाएगा कि ये तो एक न्यूरॉन की संरचना है, अब मिलियंस न्यूरॉन्स हैं और सारे न्यूरॉन्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं हमारे शरीर में। तो अगर इस न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को जुड़ना हो तो कहाँ से जुड़ेगा? ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि अगर एक पर्टिकुलर न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से जुड़ना हो, अभी इसमें आकर के एक दूसरा न्यूरॉन जुड़ना चाहता है तो किस भाग से जुड़ेगा? यहाँ से जुड़ेगा, सिनैप्टिक क्लिफ्ट से जुड़ेगा, नर्व एंडिंग से जुड़ेगा। याद रखिएगा इस चीज़ को, यहाँ से दूसरा न्यूरॉन जुड़ेगा नर्व एंडिंग वाले भाग से। जो हमारा दूसरा न्यूरॉन जुड़ेगा वो नर्व एंडिंग वाले भाग से जुड़ेगा। अब देखिए, इतनी सारी प्रक्रियाएं त्वचा ने ग्रहण किया, यही डेंड्राइट्स हैं। इसी ने क्या किया? डेंड्राइट्स ने सूचना किसको दे दिया? साइटोन को। डेंड्राइट्स के ही माध्यम से सूचना साइटोन को पहुंचती है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो सूचनाएं हैं साइटोन तक किसके माध्यम से पहुंचती हैं? तो दे देगा, एक्सॉन भी दे देगा, नर्व एंडिंग भी दे देगा, मोटर ऑर्गन भी दे देगा, डेंड्राइट्स भी दे देगा। तो डेंड्राइट्स के माध्यम से सूचनाएं साइटोन को पहुंचेंगी, साइटोन एक्सॉन को देगा और एक्सॉन मोटर ऑर्गन का मतलब शरीर के बड़े अंगों के माध्यम से प्रभावित होने वाले अंग प्रभावित हो जाएंगे, क्लियर? और ये सारी प्रक्रियाएं विद इन नैनो सेकेंड के अंदर हो जाती है, क्लियर हो गई? तो ये न्यूरॉन्स के बारे में जान गए कि न्यूरॉन्स क्या होता है, कैसे होता है, और तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या। अभी हम लोग आगे चल करके तंत्रिका तंत्र और सारे तंत्र को पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ एक पर्टिकुलर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाया और कैसे कैसे संवेदनाएं एक अंग से दूसरे अंग में ट्रांसफ़र होती हैं, स्थानांतरित होती हैं। तो ये बताइए, तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? हमारे शरीर में कितने न्यूरॉन्स हैं? मिलियंस, अनगिनत न्यूरॉन्स हैं। अगर एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से जुड़ना हो तो न्यूरॉन के किस भाग से जुड़ेगा? नर्व एंडिंग वाले भाग से, लास्ट वाले भाग से जुड़ेगा। और ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। अच्छा, आपने प्लांट्स में एक चीज़ और पढ़ा होगा, एस्टोमेटा, रंध्र। रंध्र के बारे में पढ़ा होगा, कुछ याद आ रहा होगा? रंध्र, बताइए कुछ जानती हैं रंध्र के बारे में? ये भी एक इसी का एक टॉपिक है, एक छोटा छोटा टॉपिक इसमें कई दिए हुए हैं। एस्टोमेटा, रंध्र।
इसी में एक टॉपिक है एस्टोमेटा, इसी को हम कहते हैं रंध्र। कोई आइडिया किसी को? रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों पे पाए जाते हैं। आप अभी कोई पत्ती ले लीजिए, आम की पत्ती ले लीजिए और हल्का हल्का ऐसे रगड़िए तो कुछ खुरदुरा लगेगा ना, दानेदार जैसी संरचना, हल्की हल्की दाने जैसी संरचना दिखाई देगी। पत्ती के नीचे वाले भाग पर ऐसे हल्के हाथ से रगड़िए तो कुछ दाने जैसी संरचना दिखाई देती है, वही हमारा रंध्र है, वही हमारा एस्टोमेटा है। क्लियर हो गई ये बात? ओके। तो जो हमारे रंध्र होते हैं, जो हमारे एस्टोमेटा होते हैं, वो पत्तियों में पाए जाते हैं। क्लियर? रंध्र या एस्टोमेटा की संरचना किडनी के आकार की होती है। किडनी जानती है ना, ब्रिक। बताइए हमारे शरीर में किडनी कहाँ है? कहाँ? गलत। मतलब आई थिंक 95% स्टूडेंट्स हमेशा गलत बताते हैं किडनी का एग्जैक्ट पोजीशन, और पोजीशन में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। किडनी, हमने कहा कि हमारा जो रंध्र होता है वो किडनी के शेप में होता है। जैसे 2 किडनी ऐसे होती है ना, सेम का बीज देखे हो ना, ऐसे सेम के बीज को जोड़ दो, यही हो गया एस्टोमेटा। यही है हमारा एस्टोमेटा। एस्टोमेटा का स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है, ऐसे आंख से नहीं दिखाई देगा। आँख से तो हमको खुरदुरा दिखाई देगा, जब हम इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे, इसका सेक्शन बना करके, तब ये हमको इसे दिखाई देगा किडनी के शेप में। अच्छा, हमारा प्रश्न ये था किडनी होता कहाँ है? किडनी मेरु रज्जु, जो हमारी वर्टिब्रा कॉलम है, कशेरुकी दंड जो है, ये कशेरुकी दंड के निचली सतह पे होता है। ये हमारी कशेरुकी दंड है, वर्टिब्रा कॉलम, इसके निचली सतह पे यहाँ होता है किडनी। याद रखिएगा, किडनी यहाँ होती है, दोनों किडनियाँ पेट में नहीं होती हैं। इधर ज़्यादातर बच्चे यही बताते हैं। जब मैं बीएससी कर रहा था तो एग्जामिनर आया था फैज़ाबाद यूनिवर्सिटी से बायो का, तो वो पूछने लगा कि जो है, ऐसे वाइवा लेते हैं ना, तो पूछने लगा किडनी कहाँ होती है, तो कोई फेफड़े के पास बता रहा है, कोई यहाँ बता रहा, खड़ा करके कहा तुम पीछे घूमो। पीछे घूमे, कुछ लड़के उनको पकड़ के दबाए, कहते सर दर्द हो रहा है। बोला यही तो किडनी है जो छटक रहा है। अभी कोई पतला दुबला आदमी है तो किडनी हाथ में आ जाएगा, लेकिन मोटे आदमी का नहीं आएगा, क्योंकि मसल्स आ जाती हैं ना, या मांसपेशियाँ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। पतले दुबले आदमी को अगर यहाँ पकड़ो तो छटकता है एक चीज़, वही हमारी किडनी है। इसलिए अब ये भी ट्राई मत करिए, घर पे ट्राई करिएगा, ठीक है? नहीं पता चला पूरा क्लास आप लोग ट्राई कर रहे हैं, किडनी खोज रहे हैं, कहाँ गया किडनी, ठीक है? तो घर पे ट्राई कर लीजिएगा कि एक्चुअल में किडनी है क्या। तो ये चीज़ याद रखिएगा, किडनी हमारा जो वर्टिब्रा कॉलम है, कशेरुकी दंड है, उसके निचली सतह पे दाएं और बाएं 2 किडनियाँ होती हैं हमारे शरीर में। तो रंध्र जो होता है, रंध्र का जो आकार होता है वो किडनी के समान होता है। ठीक, अब प्रश्न ये पूछा गया है कि हमारे शरीर में श्वसन अंग किसे कहते हैं? फेफड़े को। तो बता दो हमको, पौधों में श्वसन अंग क्या होता है? नो, एस्टोमेटा, रंध्र। याद रखिएगा, और पत्ती दिया रहेगा ताकि कंफ्यूज हो जाओ, फौरन पत्ती पे मार दो। पत्ती में जो खुरदुरा वाला भाग होगा, दाने वाला जो भाग होगा, वही रंध्र होगा, और पौधों में एस्टोमेटा ही श्वसन अंग होता है। इसी को हम रेस्पायरेटरी ऑर्गन कहते हैं, श्वसन अंग, रेस्पायरेटरी ऑर्गन, यही हमारा श्वसन अंग है। याद रखिएगा, पौधों में एस्टोमेटा या रंध्र को श्वसन अंग माना जाता है। ठीक, अच्छा, क्यों इसको श्वसन अंग कहते हैं? क्योंकि एस्टोमेटा रंध्रों के माध्यम से पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो गैसों के आदान प्रदान की क्रिया को ही हम श्वसन कहते हैं। क्लियर? तो पौधों में भी तो गैसों का आदान प्रदान होता है। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? रंध्रों के माध्यम से होता है, एस्टोमेटा के माध्यम से होता है। इसीलिए हम इसको रेस्पायरेटरी ऑर्गन, श्वसन अंग कहते हैं, जो किडनी के शेप में होता है। अब प्रश्न ये है कि जो एस्टोमेटा है ये दिन के समय खुल जाता है और रात्रि के समय बंद हो जाता है, एस्टोमेटा। ठीक है, दिन के समय ये जो भाग है अभी खुला हुआ है। क्लियर? तो अगला प्रश्न ये है कि एस्टोमेटा को, रंध्र को खोलना और बंद करना किस पे निर्भर करता है, या किस कोशिका पे निर्भर करता है? तो रंध्रों को खुलना और बंद होना रक्षक कोशिका पे निर्भर करता है। गार्ड माने रक्षक होता है, गार्ड सेल्स, रक्षक कोशिका, राक्षस मत लिख दीजिएगा,
रक्षक कोशिकाओं पर निर्भर करता है। रंध्रों के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया गार्ड सेल्स पर डिपेंड करती है, रक्षक कोशिकाओं पर निर्भर करती है। ठीक है, बहुत सारे विकल्प बनते चले जा रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब देखिए, हमने कहा दिन के समय ये खुलता है और रात्रि के समय बंद हो जाता है। खुलता कैसे है? ठीक है, खोलने का काम तो रक्षक कोशिका करता है, तो रक्षक कोशिका करता क्या है? अच्छा, दिन के समय पौधे क्या ग्रहण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, और रात्रि में उनको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता नहीं है, वो निकालते हैं ना, और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ये बात क्लियर हो रही है। तो जब ये दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, तो ग्रहण करने के बाद में यहाँ पे इसकी इस भित्ति पे और इस भित्ति पे एक विशेष प्रकार का दाब उत्पन्न हो जाता है, एक विशेष प्रकार का प्रेशर लगता है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में इन दोनों के मध्य एक विशेष प्रकार का दाब उत्पन्न हो जाता है, और इस दाब को हम कहते हैं फ्लैशिड प्रेशर। और इस दाब के कारण एस्ट्रोमेटा खुल जाता है। और रात्रि के समय जब इसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं मिल पाती है, तो इनकी भित्तियों पर किसी भी प्रकार का कोई दाब नहीं लगता है, इसलिए रात्रि के समय ये बंद हो जाते हैं। क्लियर? एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया एस्ट्रोमेटा का? तो आई थिंक दिस इज टू मच फॉर टुडे। तो एंड द रेस्ट पार्ट वी विल स्टार्ट टुमारो। इसी के आगे हम आगे स्टार्ट कर देंगे। ओके, थैंक यू।